नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन जीके की टेट सीरीज़ नंबर 8 की बात करेंगे। इससे पहले हमने 7 कर ली है। जिसने भी वो 7 टेट सीरीज़ नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए। तो चलिए, हम 7 का आंसर ये कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहा था आपको, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन है हमारे कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यानी कि ये ऑप्शन है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ए बी है नील्स रिबर्ग फिनसेन, और ऑप्शन सी है हरगोविंद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए अभी क्या होगा। जिसने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया वो अभी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार में प्रथम भारतीय कौन थे जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे। इन्हीं को मतलब ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनके किस खोज पर दिया गया था? तो इनको दिया गया था मतलब जेनेटिक कोड, यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, डीएनए और आरएनए। डीएनए का नाम सुना होगा आपने, डीएनए और आरएन। डीएनए और आरएनए डीएनए और आरएनए हैं, इनके जेनेटिक कोड होते हैं। मतलब जेनेटिक कोड के और प्रोटीन सेल सिलेक्शन के मतलब इनकी खोज के आधार पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अब आप इसमें गलत मत करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट क्या हो जाएगा? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने डीएनए और आरएनए से जीन होते हैं उनका विश्लेषण किया था, प्रोटीन का इनका। तो आप करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2019 में भी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भारत को ही मतलब भारत के व्यक्ति को मिला है। तो इसका आंसर बताइए, कौन था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, बी अमर्त्य सेन, सी वेंकट रामन रामकृष्णन, और डी अन्य। तो इसमें जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे भारत में मतलब अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र होते हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर ये फिर अभिजीत बनर्जी कौन है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना, अभिजीत बनर्जी कौन है। तो मैं बता देता हूँ, अभिजीत बनर्जी को 2019 में पुरस्कार, जबकि अमर्त्य सेन को पुरस्कार कब मिला, नोबेल पुरस्कार कब मिला। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो इन्हें दिया गया था 1998 में। कब? 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस में दिया गया था? अर्थशास्त्र में दिया गया था। और अब हम 2019 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 2019 की बात करते हैं हम, 2019 की। तो 2019 की हम बात करें तो 2019 लिख दिया है मैंने। और 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो दो व्यक्तियों को मिला था, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। तो अभिजीत बनर्जी तो भारत के थे, इसलिए हम इनका नाम लिख देते हैं अभिजीत बनर्जी। क्या? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। यहाँ मैं अर्थशास्त्र लिख देता हूँ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। चलिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2019 का? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा अभिजीत बनर्जी। क्या हो जाएगा? अभिजीत बनर्जी। यानी कि जो अभिजीत बनर्जी हैं, अभिजीत बनर्जी, मैंने लिख दिया ये आपके सामने पूरा। अभिजीत बनर्जी हैं, इनको 2019 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला। और इनकी वाइफ यानी कि इनकी पत्नी थी एस्थर डुफ्लो, इनको भी इनके साथ में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि इन दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 का। अब आप भूलोगे नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है 100% की 2019 का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय मूल को मिला। ये भारतीय मूल के हैं, अभी अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन इनका जन्म भारत में ही हुआ है। तो इन्हें अभिजीत बनर्जी को क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र का 2019 का। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1998 का अमर्त्य सेन को मिला था, आपको पता, मैंने बता दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने, यानी कि भारत के प्रथम और एकमात्र सिख प्रधानमंत्री कौन बने, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री और एकमात्र सिख प्रधानमंत्री, यानी कि इनके अलावा अभी तक सिख प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बना है। तो कौन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, ये कब से कहाँ कब तक रहे प्रधानमंत्री के पद पर। तो इनकी हम बात करते हैं, तो ये इन्होंने शपथ ली थी 22 मई 2004 को। 22 मई 2004 को इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली थी, 2004
2004, ये मैंने 2004 लिख दिया है। 22 मई 2004 को इन्होंने शपथ ली और 22 मई 2004 से ये कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? 26 मई 2014 तक, यानी कि 26 मई 2014, 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे और 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। 2 बार, कितनी बार? 2 बार प्रधानमंत्री बने, नहीं कि 2 साल। 2 बार प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने। मतलब 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं नेक्स्ट, और ये भी दूसरी बार हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी भी, और मनमोहन सिंह जी भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है मदर टेरेसा, सी है किरण बेदी और डी है सरोजनी नायडू। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से आंसर बताइए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कौन थी? मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा थी, जिनको प्रथम भारतीय महिला थी जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में, यानी कि शांति स्थापित करने के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और हम बात करते हैं ये कहाँ की रहने वाली थी, तो इनका जन्म है जो 1910 में हुआ था। 1910 में उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1910 में उत्तरी मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु है जो 1997 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1997 में कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल में हुई थी। और ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो इनको 1979 में दिया गया। कब दिया गया? 1979 में दिया गया। कब दिया गया? 1979 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटीईटी में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को ही सर्वप्रथम, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। महिला की बात करते हैं। चलिए हम इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इन बेसिक डिटेल की बात करते हैं हम। तो इंदिरा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 में, यानी कि 19 नवंबर 1917। क्या? 19 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था। 19 नवंबर 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज लिख देता हूँ मैं यहाँ, प्रयागराज, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में इनकी हत्या की गई थी, यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को मतलब इनकी हत्या कर दी गई थी नई दिल्ली में। और हम बात करते हैं इनके पति का नाम की, तो इंदिरा गांधी जी के पति का क्या नाम था? इनका पति का नाम था फिरोज गांधी। क्या नाम था इनके पति का नाम? फिरोज गांधी। इनके पति का नाम क्या था? फिरोज गांधी। इनके पति का नाम क्या था? फिरोज गांधी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी और संजय गांधी इनके पुत्र का नाम था। और फिर राजीव गांधी की पत्नी थी सोनिया गांधी, उन्हीं का पुत्र है राहुल गांधी। उनका पुत्र कौन है? राहुल गांधी। ये हमने गांधी परिवार की हिस्ट्री पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती है, यानी कि जो 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं वो किस अनुपात में रहती हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए, किस अनुपात में रहती हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है हमारा, उसकी तीनों जो क्षैतिज पट्टियां होती हैं, क्षैतिज यानी कि ऐसी क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, और क्षैतिज ऐसे तिरछी होती हैं क्षैतिज। तो बताइए इसमें क्या होगा कि क्षैतिज पट्टियों का अनुपात क्या है? अनुपात हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1:1, यानी कि जो तीनों पट्टियां हैं उनका अनुपात 1:1:1 है। और हम बात करते हैं कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की। क्वेश्चन ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे की क्षैतिज पट्टियों का अनुपात बताइए, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। 3:2 किसका है? 3 तो लंबाई है और 2 चौड़ाई है। 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तिरंगा से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुका है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसका गहरा और केसरिया रंग होता है, क्या दर्शाता है। ऑप्शन एक है ए है ताकत और साहस, ऑप्शन बी है शांति और सत्य, ऑप्शन सी है विकास और उर्वरता, और ऑप्शन डी है अन्य। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि गहरा और केसरिया रंग होता है। गहरा केसरिया रंग ये क्या दर्शाता है, तो दोस्तों ये दर्शाता है ताकत और साहस, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ताकत और साहस, यानी कि जो गहरा केसरिया रंग होता है ये ताकत और साहस का दर्शाता है। नेक्स्ट बात करें हम बी की, तो बी में लिखा हुआ शांति और सत्य, यानी शांति और सत्य में कौन सा रंग दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हमारा सफ़ेद। सफ़ेद रंग होता है जो शांति और सत्य को दर्शाता है, सफ़ेद, ये मैंने सफ़ेद लिख दिया। और विकास और उर्वरता को कौन दर्शाता है, तो इसको दर्शाता है हरा रंग। कौन सा रंग दर्शाता है, हरा रंग इसको दर्शाता है। और अन्य में तो इसको काट दो, ये तो आप काट ही दोगे। तो अब आपको ये क्वेश्चन अगर मान लो, अब इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में विकास और उर्वरता का क्या दर्शाता है, तो आप क्या लिखोगे, हरा रंग दर्शाता है, या फिर हरा रंग क्या दर्शाता है, तो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ऐसे आप इनको जोड़ के याद करोगे तो आपको याद करने में सरलता से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सफ़ेद, बी है हरा, सी है गहरा केसरिया, और डी है सफ़ेद और हरा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर सबको पता है, सी होगा, गहरा केसरिया। आप यार ध्यान रखो, गहरा और केसरिया है, कहीं पर आपको केसरिया रंग, हल्का केसरिया रंग, गहरा केसरिया रंग, भारी केसरिया रंग, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उस समय आपको गहरा केसरिया रंग याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है जो दिवस से हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कोई सा भी दिवस हो उससे मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आपको पता होगा, 10 फरवरी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाते हैं भारत में 10 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। और हम बात करें राष्ट्रीय कैंसर दिवस की, तो ये हम 4 फरवरी को मनाते हैं। अगर यहाँ 10 की जगह 4 होता, माना कि मैं 4 लिख देता हूँ, अब 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, फिर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 4 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस। और हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस की। ये राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस है, ये हमारा 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, यानी कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस। और राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस की बात करें तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप सबको पता है, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आप करेक्शन कर लेना, इसमें इनमें से कोई नहीं, इसमें 4 फरवरी को इनकी सबके बारे में बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, हाँ ये क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितने समय का अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ये 90%, 99% इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जाएगा 5.5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है इन दोनों के बीच में। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, जो ये ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी इसे GMT कहते हैं, GMT, इसे क्या कहते हैं, GMT। और इसे क्या कहते हैं, इंडियन IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये पूछ रहा है कि IST और GMT के बीच का अंतर बताइए। यहाँ से आप ऐसे आप इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आता है, IST और GMT के बीच का अंतर बताए, तो इनका दोनों का अंतर कितना है, 5-5.5 घंटे का। अब आप सोच रहे हो कि सर 5.5 घंटे कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, जो कि 0 डिग्री देशांतर होता है। ये 0 डिग्री देशांतर बना दिया मैंने। यहाँ से ये ग्रीनविच मतलब GMT गुजरती है, क्या गुजरती है, GMT गुजरती है 0 डिग्री देशांतर से। ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है, लंदन से गुजरती है, इंग्लैंड में स्थित है लंदन, वहाँ से गुजरती है। और बात करें हम इसकी IST की, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इसकी बात करते हैं हम, तो ये 82.5 डिग्री पे गुजरती है। कहाँ पर गुजरती है, 82.5 डिग्री पे। मैं चलिए आपको नए पेज पे समझा देता हूँ एक।
इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने बना दी ग्रीनविच यानी जीएमटी बना दी मैंने, ये जीएमटी बना दी मैंने 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे मैंने जीएमटी बना दी। और हम बात करते हैं हम जीएमटी के बाद में यहाँ मैंने बना दी 82.5 डिग्री रेखा, इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री बना दी मैंने। इसे बोलते हैं IST, इसे बोलते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसे बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो अब इनको हमने लिख दिया, मतलब इनको लिख दिया ग्रीनविच मीन टाइम लिख दिया एक तरफ तो, और एक तरफ मैंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिख दिया। अब ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच के में कितने टाइम का अंतर है, तो हमें पता है कि 5 घंटे और 30 मिनट का इन दोनों के बीच में अंतर है, 5 घंटे और 30 मिनट का इन दोनों के बीच में अंतर है। अब बात करें हम GMT कहाँ से गुजरती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि GMT कहाँ से गुजरती है। अरे यार मिट गया हुआ, GMT कहाँ से गुजरती है मैं बताता हूँ आपको। GMT कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड के लंदन शहर से गुजरती है, इंग्लैंड के लंदन शहर से गुजरती है GMT रेखा। अब बात करते हैं हम IST की, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये लाइन कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है हमारे इलाहाबाद के नैनी स्थान से। कि ये कहाँ से गुजरती है, नैनी स्थान है, इलाहाबाद से 10 किलोमीटर है ये। यहाँ से कौन सी गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हम बात करते हैं इनके बारे में, तो इनका सबको आपको पता चल गया होगा कि यहाँ मतलब अगर दोपहर के 12 यहाँ बज रहे हैं, मान लो दोपहर के 12 बज रहे हैं GMT लाइन पर, तो यहाँ हमारे IST पर क्या बजेंगे, 5:30 बज जाएंगे। ये इसलिए 5:30 बज जाएंगे शाम की, या शाम की 5:30, और ये दोपहर की 12। चलिए आपको एक समझ में आ गया होगा, और भी कंफ्यूज हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा आपको। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पर है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पर है। विश्व की पूछ रहा है, विश्व की। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। आप क्या सोच रहे हो सर केरल में है, सर आपने केरल क्यों नहीं दिया, तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको केरल ऑप्शन में ना मिले ना, तो फिर आपको आंध्र प्रदेश कर देना है, क्योंकि पुरानी बुकों में अभी भी आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। तो आपको 100% अभी तो केरल करना है, केरल आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और अगर केरल ऑप्शन में ना मिले तो फिर आंध्र प्रदेश कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थोरियम के बारे में हमने बता दिया आपको, केरल और विश्व में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन और भंडार कहाँ पर है। भंडार की बात करें तो भंडार कहाँ पर है, केरल में। उत्पादन में आंध्र प्रदेश हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऊंट का व्यापार के लिए कौन सा वार्षिक मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कुंभ मेला, बी है सूरज कुंड मेला, और सी है पुष्कर, और डी है सोनपुर मेला। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, राजस्थानी हो पता ही होगा। पुष्कर मेले में ऊंट का व्यापार होता है, इसलिए ऊंट का मेला, पुष्कर का मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऊंट का व्यापार सर्वाधिक होता है, और ये एक पशु मेला भी है। और हम बात करें सोनपुर की, आपको पता होगा। ये कुंभ की बात कर लेते हैं पहले। कुंभ मेला है जो कहाँ पर लगता है, ये भारत के 5 बड़े बड़े शहरों में लगता है। एक तो है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन, और चौथा है नासिक, और पांचवा है कौन सा, पांचवा कौन सा है, जल्दी से आंसर बताइए आप, क्या कौन सा होगा। या 4वें स्थान पर मतलब सबसे अच्छा बड़ा मेला लगता है यहाँ कुंभ मेला, जो कि 12 वर्ष में लगता है। कितने, 12 वर्ष के अंदर लगता है। प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है, और यहाँ नासिक है। यहाँ पर मतलब 12 साल बाद मेला लगता है, महाकुंभ मेला, जिसे 12। और अर्ध कुंभ, अभी अर्ध कुंभ लगा था, आपको पता हो तो अर्ध कुंभ 2019 में लगा था। तो अर्ध कुंभ में क्या कि ये 6 साल बाद लगता है, यानी कि 12 का आधा कितना होता है, 6। तो 6 साल बाद अर्ध कुंभ, और 12 साल में महाकुंभ या कुंभ मेला लगता है। और सोनपुर का मेला आपको पता ही होगा, ये कहाँ लगता है, ये लगता है हमारे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर का मेला है, जो कि बिहार में लगता है। बिहार में भी वैशाली जिला है, वैशाली जिला है बिहार का, वहाँ पर लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में। और सूरज कुंड मेला की बात करें तो सूरज कुंड मेला है जो हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये राज्य पूछ रहा है, इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है हिमाचल प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप सबको पता ही होगा, झारखंड इसका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में भी जो रांची इसकी राजधानी है, रांची इसकी राजधानी है, इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य की राजधानी
किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन आपको ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन ये कि हिमालय श्रेणी में प्राचीनतम है, यानी कि जो हिमालय की श्रेणियों में कौन है जो प्राचीनतम है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन है जो प्राचीनतम है हिमालय की श्रेणियों में। दोस्तों हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पर्वतराज किस पर्वत को कहते हैं। तो पर्वतराज किस पर्वत को कहते हैं, तो हिमालय को पर्वतराज कहते हैं। और इसे क्यों कहते हैं, कि यहाँ पर्वतीय पर्वत हैं, या इसे पर्वतों का राजा भी कहते हैं। पर्वतों का राजा या पर्वतराज किसे कहते हैं, हिमालय को कहते हैं। और ये नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। और प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, प्राचीन नवीन श्रृंखला का है। प्राचीनतम की बात करें तो प्राचीनतम अरावली है। कौन है, अरावली है। लेकिन ये पूछ रहा है कि हिमालय की प्राचीन, यानी कि नवीन में भी प्राचीन पूछ रहा है। तो नवीन में प्राचीन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्ध हिमालय। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ आपको इधर थोड़ा कि इनका फंडा क्या है। तो चलिए हम पहले भारत का नक्शा बना देते हैं। तो नक्शा नहीं बनाते हैं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ ऊपर आपको पता होगा जम्मू कश्मीर है, मैं ऐसे थोड़ा सा हल्का सा बना देता हूँ यह। तो ये भारत का नक्शा बना दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता होगा ऊपर ऊपर तो ट्रांस हिमालय हैं, जहाँ 3 श्रेणियाँ आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों श्रेणियाँ आती हैं जो कि ट्रांस हिमालय में आती हैं। ये किस में आती हैं, ट्रांस हिमालय में तीनों श्रेणियाँ आती हैं। और हम बात करें, इससे हम नीचे चलते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारे, इसमें नीचे कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं थोड़ा, ये कलर ले लिया। चलो अब इसे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ से फिर ये आ जाता है वृद्ध हिमालय। यहाँ से कहाँ जाता है, वृद्ध हिमालय आ जाता है। यहाँ से वृद्ध हिमालय आ जाता है, जिसकी हम बात करें ये सबसे प्राचीनतम है। और फिर हम इससे नीचे चलते हैं, और तो इसे नीचे चलते हैं तो इसे नीचे आ जाता है हमारा मध्य या लघु हिमालय, यानी कि यहाँ पर मध्य या लघु हिमालय आ जाता है। और फिर और इसके नीचे चलते हैं हम तो इसके नीचे हमारा आ जाता है शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ। क्या आ जाता है, शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ, जो कि छोटी छोटी चोटियों में स्थित हैं। तो अब आपको ये चित्र को आप देखिए, चित्र अच्छा तो नहीं बना, लेकिन आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि ट्रांस हिमालय ऊपर ही ऊपर है, फिर है वृद्ध हिमालय, और फिर है लघु या मध्य हिमालय, और फिर है शिवालिक हिमालय। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन पढ़िए। अब आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्ध हिमालय की श्रेणी, यानी कि वृद्ध हिमालय की श्रेणी है जो कि सबसे प्राचीनतम है। और भारत में पूछे कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो क्या होगा, अरावली पर्वतमाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन है कि पटकाई बूम है, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि पटकाई बूम है, पटकाई बूम नागा हिल, लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए किस भूभाग में है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्वोत्तर भाग की बात करें हम, आपको पता होगा पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर राज्य आते हैं। 7 राज्य आते हैं जिन्हें पूर्वोत्तर कहते हैं। उसमें सिक्किम शामिल नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, सिक्किम नहीं है इसमें, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, और कौन सा, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और मेघालय है, और नागालैंड। ये 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर में आते हैं। तो चलिए ये पूर्वोत्तर में बात करें हम, पटकाई बूम है, और नागा हिल है जो, और लुसाई हिल, यानी कि ये पूछा है किस भूभाग में, तो पूर्वोत्तर भाग में। आपने नाम सुना होगा। और गारो, काशी और जयंतिया, यानी गारो, काशी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ये इन्हीं के अड़ोस पड़ोस में हैं। ये सभी मतलब ये सभी पहाड़ियाँ हैं जो ऐसे ही अड़ोस पड़ोस में हैं। ये कहाँ, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसे ही अड़ोस पड़ोस में स्थित हैं, ये हिमालय के पूर्वोत्तर भाग में। तो इन पहाड़ियों को वहाँ जनजातीय इलाकों में इन्हें क्या कहते हैं, गारो, काशी, जयंती पहाड़ियाँ कहते हैं। इन्हें पटकाई, लुसाई हिल पहाड़ियाँ, ये सब उन्हें कहते हैं पूर्वोत्तर भाग में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। एक क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है। तो इसका आंसर बताइए कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है बाबर, बी है औरंगजेब, सी है अकबर, और डी है हुमायूं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर है जो कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, और इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना कब की गई, तो 1526 में की थी। कब की थी, 1526 में की थी। और हम बात करते हैं बाबर की, तो बाबर है जो मुगल, इसने राजस्थान के महाराणा सांगा के साथ में भी युद्ध लड़ा था। खातौली का युद्ध पता होगा आपको, खातौली का युद्ध लड़ा था इसने। कौन सा खातौली का लड़ा है, खानवा का लड़ा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। खानवा का युद्ध होगा इसमें, खातौली का नहीं होगा। खानवा का युद्ध किसने लड़ा, तो बाबर ने और
बाबर ने और माना सांगा ने लड़ा था, जबकि खातौली का युद्ध है जो इब्राहिम लोदी और इन्होंने लड़ा था, इब्राहिम लोदी और माना सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन आ गया खानवा का युद्ध। देखिए अभी ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, खानवा का युद्ध। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन अब आपको अच्छी तरह से दिख गया होगा। क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन है खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा किस मुगल शासक ने लड़ा? तो ये किसने लड़ा? अकबर ने लड़ा था। किसने लड़ा? ये अकबर ने। अब बात करें हम खानवा का युद्ध की। ये खनवा नहीं, खानवा है, ये खानवा। मैं खानवा कर देता हूँ इसको, खानवा। तो खानवा का युद्ध किसने लड़ा था? बाबर। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और माना सांगा के मध्य। और घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और महमूद लोदी के मध्य। महमूद लोदी और इनके मध्य तो घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध को इतिहास में एक और प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, घाघरा का युद्ध को। इसे कहते हैं जल और थल का युद्ध। इसे क्या कहते हैं? घाघरा का युद्ध को जल और थल का युद्ध। और ये लड़ा गया था 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा युद्ध किस किन के मध्य हुआ था? क्वेश्चन आपको दिख गया होगा कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यानी किस किस के बीच हुआ था ये चौसा का युद्ध। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, किस किस के सामने हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कौन कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। किसने अपनाई थी? ये बाबर ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बाबर ने नहीं अपनाई, हुमायूं ने भी नहीं अपनाई, शाहजहां ने भी नहीं अपनाई। तो ऑप्शन क्या बच्चा? अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने क्या अपनाई थी? सुलह कुल की नीति अपनाई थी। और दोस्तों हम बात करें इसे लागू, इसका सिद्धांत, ये सुलह कुल नीति का सिद्धांत किसने दिया? तो शेख, हमारे ये अजमेर में इनकी दरगाह हैं जिनका नाम क्या है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये है, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था सुलह कुल नीति का। और फिर अकबर ने इसका प्रतिपादन किया और अपनाई भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकारों ने, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था, नेशनल मोनार्च का दर्जा किसको दिया था? ऑप्शन ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी है हुमायूं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया था? तो ये दिया था अकबर को। किसे दिया था? ये अकबर को। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धाकड़ साइंस क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और क्लास के बारे में बताइए जरूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अपनी जो भी आपकी समस्या वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। कमेंट जरूर करें आप, तो आपकी जो भी समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान ज़रूर करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अगर समझ में नहीं आए तो क्लास को दोबारा देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारे, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आप देख लो, पीटीईटी ले लो, राजस्थान पुलिस ले लो, पटवार ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, अगर उन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो बात ऐसा हो ही नहीं सकता। आप, मैं पीडीएफ सेव करके रखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमने बीएसटीसी में बताया था। अभी बीएसटीसी में हमने मात्र 10 मॉडल पेपर लिए थे और 10 में 50-50 क्वेश्चन लिए थे। उन 50 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन हमारे धाकड़ साइंस क्लासेस के मॉडल पेपर से बैठे हैं। दोस्तों आप जाके देख लो, बीएसटीसी के मॉडल पेपर है उनमें। तो मैं बड़ाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप क्लास देखिए, आराम से मज़ा लीजिए और क्लास को कंटिन्यू देखिए और कंटिन्यू स्टडी कीजिए और पूरा ध्यान अपने स्टडी पर रखो। और सोशल मीडिया से आप दूर रहिए। फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, मैसेंजर, टेलीग्राम जो भी हुए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम में आपको बहुत से पीडीएफ मिलते हैं। आपको टेलीग्राम में आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहाँ जाकर आप जो भी लिखना हो वो लिख दो वहाँ पर। अगर आप धाकड़ साइंस क्लासेस सर्च करोगे तो धाकड़ साइंस क्लासेस का चैनल आ जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। आपको उत्कर्ष का सर्च करना है तो उत्कर्ष का जाना, क्योंकि ये बड़े बड़े चैनल होते हैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं और उन पीडीएफ में बहुत नॉलेज होता है। न्यूज़ का आता है भी, दैनिक भास्कर, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो। ऐसे बहुत से स्टडी मटेरियल है, आप अवेयरनेस होंगे शायद, तो नहीं हो तो अभी जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ आराम से पढ़ो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।